वेलकम। अच्छा, ये वो केक का टेम्पलेट है, वेबसाइट का टेम्पलेट है जिसको हमने अपने ASP MVC प्रोजेक्ट के ऊपर मैप करना है। ये एक स्टैटिक टेम्पलेट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं index.html डायरेक्ट सी ड्राइव से चल रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर जो कंटेंट है, जैसे इसका हेडर जो ऊपर नैब बार है, इसी तरह इसका जो फुटर है वो हमें चाहिए अपने ASP MVC प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख लेंगे केक स्टोर ऐप। लोड हो जाए। हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम रखेंगे केक स्टोर वेब ऐप। ठीक है, MVC, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो इसका टेम्पलेट अपना जो टेम्पलेट होता है, जो ये खुद स्काफोल्ड करता है, वो मुझे रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे हर चीज़ स्क्रैच से ना बनानी पड़े। नो थैंक यू। इसलिए मैंने यहाँ पे MVC टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट किया है। अच्छा, MVC टेम्पलेट सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि जो भी स्क्रिप्ट्स, जो भी कंट्रोलर, जो भी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग से लेकर लाइब्रेरीज़ तक हर चीज़ हमें खुद ऐड करवानी पड़ती है। ठीक है, MVC के अंदर जब भी आप MVC टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो ये लोकल DB यानी अपना डेटाबेस खुद इम्प्लीमेंट करता है, यानी अपनी लोकल DB बना लेता है। अगर आप प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद अगर आप रन करते हैं तो इसके जो अपने आइडेंटिटी के टेबल्स होते हैं, ASP.NET यूज़र, ASP.NET यूज़र रोल्स, ASP.NET रोल्स, ये सारे टेबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक लोकल DB अपनी बना लेता है। .mdf की फाइल जो ऐप डेटा के फोल्डर में स्टोर्ड होती है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो SQL सर्वर, लोकल सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। हमारे टेबल्स जो हैं वो लोकल सर्वर पे हैं। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी चेंजेस ये करनी होंगी कि जो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको मॉडिफाई करना होगा कि लोकल DB अपनी ना बनाओ, बल्कि जो हमारा डेटाबेस है जो हमने SQL सर्वर के ऊपर बनाया है वो इस्तेमाल करो और वहाँ पर अपने आइडेंटिटी टेबल्स इम्प्लीमेंट करवाओ, बजाय इसके कि अपने आइडेंटिटी टेबल्स के लिए लोकल DB इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ASP MVC का जो टेम्पलेट है वो मैं रन कर लेता हूँ एक दफ़ा प्रोजेक्ट को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये इम्प्लीमेंट करता है वो दिखने में कैसा होता है और हमने उसको किस टेम्पलेट के अंदर चेंज करना है। हमें उस टेम्पलेट को इस टेम्पलेट के अंदर चेंज करवाना है। लोड हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं ये वो टेम्पलेट है जो MVC इम्प्लीमेंट करता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, जब आप अपना एप्लीकेशन को MVC टेम्पलेट से स्काफोल्ड करवाते हैं, ये इसके अपने पेजेस हैं, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का। ठीक है, हमने इस टेम्पलेट को इस टेम्पलेट से रिप्लेस करना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला, एक इशू ये है कि हमारे पास ये जो ASP जो टेम्पलेट इम्प्लीमेंट कर रहा है ये बूटस्ट्रैप 3 के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, जबकि जो हमारा टेम्पलेट जिसको हमने फॉलो करना है, अपने MVC प्रोजेक्ट के अंदर लाना है, ये बूटस्ट्रैप 4 लाइब्रेरीज़ को फॉलो कर रहा है। यानी इसके अंदर जो क्लासेस लगी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स वगैरह, PYX पैडिंग के लिए होती है। ठीक है, इसी तरह M से रिलेटेड MD मार्जिन के लिए होती है। तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये बूटस्ट्रैप 4 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं, बूटस्ट्रैप 3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं इस टेम्पलेट के अंदर से चीज़ें बस कट करूं और अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करता रहूं,
तो ये इम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन जो अपना प्रॉपर लेआउट इसने इस तरह मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है कि हर तरफ से स्पेसिफिक मार्जिन है, स्पेसिफिक पैडिंग है, तो वो जो है वो ये फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट क्रिएट करता है उसके अंदर बूटस्ट्रैप 3 की क्लासेस जो है, बूटस्ट्रैप 3 की लाइब्रेरीज जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे काम करना है वो ये करना है कि अपनी बूटस्ट्रैप को अपडेट करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप को अपडेट करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करूँगा, मैनेज नूगट पैकेज में जाऊँगा और ऑनलाइन के अंदर यहाँ हम सर्च करा लेते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेम्पलेट आप उठाएं उसके लिए आपको जो है वो बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपग्रेड करनी पड़े। आप पहले वो टेम्पलेट देख लें, हो सकता है वो टेम्पलेट बूटस्ट्रैप 3 को फॉलो कर रहा हो, बूटस्ट्रैप 3 की क्लासेस को फॉलो कर रहा हो। तो अगर ये केस है कि वो बूटस्ट्रैप 3 की क्लासेस को फॉलो कर रहा है तो आपको बूटस्ट्रैप अपग्रेड नहीं कराना। लेकिन अगर उसके अंदर फ्लेक्स की क्लास लगी हुई है, MY की क्लास लगी हुई है या PY की क्लास लगी हुई है, MX PX की क्लास लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बता देंगे आपको कि ये जो टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप 4 को जो है वो फॉलो कर रहा है। अदरवाइज़ आप इसकी CSS जो बूटस्ट्रैप की CSS है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है CSS का ये कौन सा वर्जन है, वर्जन मेंशन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप अपडेट करवा देता हूँ इसको। अच्छा, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे वो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं देगा बल्कि अपडेट का ऑप्शन देगा। ठीक है, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन विजुअल स्टूडियो 2013 के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अपडेट का ऑप्शन नहीं देता। अपडेट्स के अंदर आपके पास यूजुअली बूटस्ट्रैप नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि ऑनलाइन में सर्च करवाने से पहले आप अपडेट्स में जाकर सर्च करवा लें कि बूटस्ट्रैप या किसी और क्लासेस के हवाले से क्या नूगट पैकेज आपका कोई अपडेट दिखा रहा है। अगर हाँ तो यहाँ इस जगह से आप अपनी उस लाइब्रेरी को अपडेट करवा लें। ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन में जाएं और ऑनलाइन में जाके बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करवा लें। हम इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, जब भी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 अपने साथ दीगर चीज़ें लाइब्रेरी दीगर चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, तो यूजुअली प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली फ़ाइल जो है वो प्रॉब्लम करती है। तो इसको रिजॉल्व बेसिकली एक मैपिंग फ़ाइल है। ठीक है, जिसका रेफरेंस विजुअल स्टूडियो को नहीं मिलता, तो हमें इसको अपने प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड करना होगा। तो मैं इसको इन स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में index.d.ts इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्शन का बाइस ना बने। अच्छा, जो भी हमारे पास व्यूज़ हैं वो फोल्डर स्पेसिफिक होती हैं। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोलर्स मौजूद हैं, अकाउंट, होम, मैनेज। ठीक है, तो जितने कंट्रोलर होंगे उतनी ही तरह के व्यूज़ के अंदर फोल्डर मौजूद होंगे। अकाउंट कंट्रोलर है, अकाउंट का फोल्डर मौजूद है। होम कंट्रोलर है, होम का फोल्डर मौजूद है। ठीक है, मैनेज का कंट्रोलर है, मैनेज का फोल्डर मौजूद है। अच्छा, अब MVC के अंदर हमारे पास एक कॉमन लेआउट होता है। ठीक है, जो तमाम व्यूज़ शेयर कर रही होती हैं, जिसके अंदर आप वो तमाम चीज़ें रखते हैं जो हर पेज के ऊपर आपको दिखानी होती हैं। फॉर एग्जांपल हेडर एंड फुटर। ठीक है, वेबसाइट के अंदर चाहे आपका पेज किसी भी लेआउट को फॉलो कर रहा हो, किसी भी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा हो, हेडर एंड फुटर सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हेडर के अंदर एप्लीकेशन का नाम और नेविगेशन बार होता है और फुटर के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स या साइट मैप वगैरह जैसी चीज़ मौजूद होती है। तो आपका पेज अबाउट का पेज हो, सर्विसेज का पेज हो, प्रोडक्ट का पेज हो, कॉन्टैक्ट का पेज हो, लेआउट डिफरेंट होगा लेकिन सब में हेडर एंड फुटर सेम रहेगा। तो ये वो 2 कॉमन चीज़ें हैं जो आपने हर पेज के ऊपर दिखानी है।
तो इसी तरह MVC के अंदर वो कॉमन लेआउट जो है वो शेयर्ड के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अंडरस्कोर लेआउट डॉट cs.html की फाइल के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको नेविगेशन बार और फुटर जो कि इम्प्लीमेंटेड था वो मिलेगा। अब आपका जो भी कंटेंट है पेज का वो @render body वो फंक्शन है रेजर का जो पेज को इस लेआउट के अंदर रेंडर करवा रहा है।